उफ़! आज तो बहुत थक गए, सनम ने बिस्तर पे लेटते हुए कहा। सुबह वो जल्दी रिहर्सल करने चली गई थी साइम के साथ। शान और साइम ने जो सॉन्ग प्ले किया था, इस पे साइम का हँस हँस के बुरा हाल हो गया था। दोबारा साइम ने अपनी पसंद का सॉन्ग पे रिहर्सल करवाई सनम से जिस पे सनम की अच्छी खासी बैंड बज चुकी थी। साइम साइम के छूने पे सनम कई बार डरी जो साइम से छुप न सका, मगर फिर इसे एडजस्ट होना पड़ा कंपटीशन जीतने के लिए। आज बहुत नज़दीक से सनम ने साइम को देखा था। अच्छा खासा हैंडसम लगा वो सनम को। दिल ने कई बार सनम से बेईमानी की, मगर सनम हर बार इसे रोकती। शानज़े को भी वो कॉल पे सब बता चुकी थी और शानज़े खुश थी कि चलो सनम ने हिस्सा तो लिया। दोपहर में शाहजहाँ बेगम की कॉल आने पर सनम को अपनी रिहर्सल छोड़ के आना पड़ा। अभी इसकी आंखें नींद से बंद हो रही थी जब इसका मोबाइल बजा। इसने नंबर देखा तो अनजान था। इसने लाइन काटी और दोबारा लेट गई। फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आने लगे धड़ाधड़ इसी नंबर के, हाय हेलो कैसी हैं वगैरह वगैरह। सनम की बस यहीं तक थी कि एक तो वो इतना थक गई थी, इस पे ये रॉन्ग नंबर इसे सोने नहीं दे रहा था। सनम गुस्से में उठ के बैठी और इस नंबर पर वॉइस भेजना शुरू किया। कौन उल्लू के पट्टे कमीने, घर में माँ बहन नहीं, आधी रात को लोगों की नींद ख़राब करते हो, बदतमीज़ जाहिल। अब अगर मैसेज आए तो पुलिस भेज दूँगी तेरे घर। ये वॉइस भेज के सनम लेटी ही थी कि एक और मैसेज आया जिस पे रोने वाला इमोजी के साथ लिखा था साइम। सनम ने जब साइम लस पड़ा तो फ़ौरन कॉल मिला दी। आगे से साइम ने कहा, यार अच्छी खासी गालियाँ बकती हो तुम तो, काम भी गालियों वाले थे, तुम्हारे अनजान बन के क्यों तंग कर रहे थे। जब ठरकी पना करोगे तो आगे से गालियाँ ही। एक मिनट आगे की बात बोलने से पहले सनम चौंकी। मेरा नंबर कहाँ से आया तुम्हारे पास, मैंने तो दिया नहीं। सनम की बात सुन के फ़ोन के इस तरफ साइम मुस्कुरा कर कहा, सामने रखे मोबाइल से नंबर निकालना कौन सा मुश्किल काम है। क्यों तुम्हें बुरा लगा मेरा तुमसे रॉन्ग नंबर बन के मजाक करना। अगर सीधी तरह बोल देते कि कौन हो तुम, बुरा नहीं लगता। रॉन्ग नंबर वाली हरकत गलत थी, क्योंकि अगर कॉल पे टेक्स्ट मम्मा देख लेती तो इन्हें समझाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि मैं और आप ही अपने अपने मोबाइल पे प्राइवेसी नहीं लगाते। रियली? साइम सनम की बात पर काफ़ी हैरान हुआ। अच्छा सॉरी। साइम के सॉरी कहने पे साइम ने मुस्कुरा कर कहा, इट्स ओके। वो दरअसल तुम घर से कॉल आने पर एकदम चली गई तो इसी वजह से मैं परेशान हो गया था। सब ठीक है? हाँ हाँ। साइम के पूछने पर सनम ने आज की तकलीफ का बताया और फिर ना रुकने वाला बातों का सिलसिला चल निकला। जिस सनम को अभी नींद के झोंके लग रहे थे, अब इसे बात करते हुए 1 घंटा गुजर चुका था। अपने हाथ में मौजूद मंगनी की अंगूठी देख के इतरत मुस्कुराई थी। बेशक इस घर अब इसे इसकी मोहब्बत लुटा चुका था महरम की सूरत में, मगर अभी भी एक खला थी जो न जाने कब वो पुर होगी, जब इसे इसकी मोहब्बत मुकम्मल मिलेगी। अभी इतरत बोलती कि एक अनजान नंबर से इस सोचती कि एक अनजान नंबर से इसे मैसेज मौसूल हुआ। इतरत ने जैसी मैसेज खोला तो लिखा था, हर किसी ये मत समझना कि मैं सब भूल के तुम्हें अपनाऊंगा। तुमसे रिश्ता जोड़ना मजबूरी है मेरी, क्योंकि मेरी माँ को तुम पसंद आई हो। आई समझ? तुमने मेरे साथ जो किया है मैं इसे इतनी आसानी से भूल जाऊंगा। तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा, तुम्हें बीवी का दर्जा दूंगा। ये खुशफहमी मत पालना इतरत मैडम। इतरत ने नंबर सेव किया तो व्हाट्सएप पे नंबर शो हुआ जिस पर ब्लाज की पिक थी। वो पहले ही मैसेज पूरा पढ़ के समझ गई थी कि ये कौन है। इतरत ने पहले वॉइस करने का सोचा, मगर अब इसने भी ब्लाज की तपाने का पक्का पक्का इरादा कर लिया था। जब वो बेवफा ही नहीं तो डर क्यों है सहे ये इल्ज़ाम। इतरत ने खाली एक मैसेज किया जो ब्लाज को आँख लगाने के लिए काफ़ी था। मिस्टर ब्लाज खान, मैंने भी बेकार की सोचें पालना छोड़ दी है। वो अभी इन लोगों के लिए जो दिमाग से खाली हैं, इन्हें सिर्फ अपनी बात ही समझ में आती है, सामने वाले की नहीं। और रहा सवाल खुश फहमी का, तो मैं इतरत अज़हर एक बड़े साइज़ का कुत्ता ज़रूर पालना गवारा करूँगी, मगर बलाज खान को लेकर खुश फहमी नहीं। अब मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा। आई एम सो टायर्ड। ये लिख के इतरत ने मैसेज भेजा और मैसेज जैसे ही सीन हुआ, इतरत ने मोबाइल बंद किया और बलाज का गुस्सा लाल होता चेहरा तस्वुर करके हंसती हुई सो गई। बलाज ने मैसेज पढ़ के गुस्से में अपना मोबाइल पैड पे पटका और कहा, एक बार आ जाओ मेरे पास, फिर देखूंगा, फिर दूंगा तुम्हें सज़ा बेवफाई की। बादल जो खिड़की से हुंजा के कमरे में कूदने की कोशिश कर था, एकदम अपने नाम पुकारने पर इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़का, मगर जब इसने अपने पीछे आवाज़ देने वाले को देखा तो सुकून का सांस लिया। बलाज भाई, आपने तो डरा दिया। मैं समझा पापा आ गए। बाजिल, ये क्या कर रहे हो? ऐसे किसी लड़के के कमरे में जाना ये मुनासिब नहीं होता। बाजिल बलाज के लहजे से अंदाज़ा लगा चुका था कि बलाज को बाजिल की ये बात पसंद नहीं आई। वो बलाज भाई हुंजा गेट नहीं खोल रही
تمہارا بھی اس ایسا کون سا راستہ ہے جو وہ رات کے اس پر تمہارے لیے اپنے کمرے کا گیٹ کھولے؟ تمہیں اس وقت اگر ایسے ہنسا کے کمرے میں جاتے ہوئے اگر گھر کا کوئی بڑا دیکھ لیتا تو جانتے ہو کتنا فسانہ بن جاتا؟ تمہارا تو کچھ نہیں جاتا، ہنسا کی ذات نشانہ بنتی۔ اگر اتنا ہی شوق ہے اسے یہ اپنا حق جتانے کا تو اسے اپنے نام کرو، اپنا محرم بناؤ، پہلے حلال طریقے سے پھر حق جتانا اس پر۔ اور رات کے کسی پہر بھی اس کمرے میں جاؤ گے تو کوئی دیکھے گا بھی تو اعتراض نہیں کرے گا۔ فاضل بچے نہیں ہو اب، ایک لڑکا لڑکی تنہائی میں جب ملتے ہیں تو تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے۔ بلاج کی باتیں بازل کو کافی صحیح لگی اور اس نے شرمندہ ہو کر کہا، سوری بلاج بھائی، آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چلو اب کمرے میں چلو، سوچو حنزہ کو اپنا بنانے کے لیے پاپا انکل کو کیسے منانا ہے۔ بلاج نے بازل کے کندھے پر اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، اف، ایک تو بابا کسی ایٹلر سے کم نہیں، ان کی شکل دیکھتے سامنے والا اپنے لفظوں سے تو کیا اپنے آواز سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ بازل نے اتنی افسردہ شکل بنا کے یہ بات کہی کہ بلاج کا کہکمہ بلند ہوا۔ صنم اگلا نمبر آگے کی بات سائم کے منہ میں ہی رہ کے صنم کو دیکھ کر وائٹ اور بلیک کلر کے کنٹراسٹ میں گھیردار فراک پہنے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل باندھے، سمپل سے میک اپ میں آنکھوں پہ لائنر کا پردہ ڈالے صنم سائم کو کوئی ڈانسنگ ڈال لگی۔ سائم کے لب مسکرائے تھے، وہ جو کہنے آیا تھا بھول گیا، مگر صنم اس کے پکارنے پہ پریشانی کے عالم میں اس تک پہنچی اور کہا، سائم سب نے ایک سے بڑھ کر ایک پرفارمنس دی ہے۔ صنم یہ کہتے ہوئے باقاعدہ اپنی انگلی آپس میں چٹکا رہی تھی۔ سائم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور اپنی گرین آنکھیں اس کی سیاہ آنکھوں سے ملا کر کہا، ادھر دیکھو میری طرف صنم۔ صنم نے بہت ہی افسردہ شکل بنا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو سائم نے کہا، مجھ پہ بھروسہ ہے نا صنم؟ تمہارے بھروسے پہ تو یہاں کھڑی ہوں تو بس ریڈی ہو جاؤ، انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے۔ اپنے نام اناؤنس ہونے پر وہ دونوں اسٹیج پر پہنچے اور ان کا سانگ پلے ہوا، ان دا سن اینڈ سینڈ اینڈ دا سی دا لائٹ اینڈ آئی ایم فیلنگ آل رائٹ اینڈ آئی ایم فیلنگ آل رائٹ۔ سائم نے صنم کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے قریب کیا، کیوں لمحہ خراب کرے، غلطی بے حساب کرے۔ سائم نے صنم کے کو کندھے سے پکڑ کے گھمایا اور اس کی فنگر پکڑ کے گول گول گھمایا۔ صنم کا ایک ہاتھ اپنی کمر کے پیچھے تھا اور وہ واقعی کسی ڈانسنگ ڈال کی طرح ناچ رہی تھی۔ دو پل کی جو نیند اڑی اب پورے سارے خواب کرے۔ سائم نے صنم کو چھوڑا اور اپنے دونوں کندھے اوپر نیچے کر کے اسٹیپ کیا، کیا کرنے عمروں کے وعدے یہ جو رہتے ہیں رہنے نے آدھے۔ سائم نے صنم کے بیک پہ جا کے اس کے ساتھ ہاتھ نیچے کر کے دونوں ہاتھوں کو ملا کے ٹانگوں کو لیفٹ رائٹ کر کے اسٹیپ کیا، دو بار نے ایک بار سہی۔ سائم نے صنم کے اپنے پاس کر کے اس کے لب کے بےحد قریب جا کے اس کے کس کرنے کی پوزیشن میں ایک اسٹیپ کیا، ایک رات کی کر لے تو یاری۔ صنم کو آنکھ مارتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اپنے چاروں طرف گھمایا، صبح تب مان کے میری بات تو اسے زور سے ناچی آج کے گھنگرو ٹوٹ گئے۔ سائم اور صنم نے پھر اس گانے کا ہوک اسٹیپ ایک ساتھ کیا، چھوڑ کے ساری شرم اور لاج۔ صنم نے آگے بڑھ کے سائم کی شرٹ پکڑ کے نیچے بیٹھتے ہوئے ایک اسٹیپ کیا، میں ایسے زور سے ناچی آج کے گھنگرو ٹوٹ گئے۔ سائم نے نیچے بیٹھی صنم کو گول گھماتے ہوئے اپنے قریب کھڑے کیا، دونوں اسی انداز میں بالکل گانے کے اوریجنل اسٹیپ پہ ناچ رہے تھے، ہر طرف تالیوں کا شور تھا، دونوں کی کیمسٹری لاجواب تھی۔ کئی بار دونوں ڈانس کرتے ایک دوسرے کے بےحد قریب آئے تھے۔ سائم کا دل آج الگ انداز میں دھڑک رہا تھا، صنم بھی آج خوشی سے بھرپور انجوائے کر رہی تھی۔ ان کی پرفارمنس ختم ہوئی، ان کے بعد ایک اور پرفارمنس کے بعد رزلٹ اناؤنس ہوئے۔ اس کمپٹیشن کے ونر اناؤنس ہوتے جو صنم اور سائم تھے۔ صنم اور سائم کا نام سن کے خوشی سے سائم کے زور سے گلے لگ گئی۔ خوشی خوشی ان لوگوں نے ڈانس ٹرافی لی اور ایک پک ساتھ بنوائی۔ ٹرافی لیتے ہوئے سبھی ان لوگوں کو مبارکباد دے رہے تھے۔ صنم خوشی خوشی سب سے داد وصول کر رہی تھی، مگر اس کی نظر سائم پہ تھی جو موقع دیکھ کے وہاں سے جا رہا تھا۔ سب سے ایکسکیوز کر کے صنم نے اسے پکارا، سائم سائم۔ اپنے نام کے پکار پہ سائم بڑھا تو صنم کو تیزی سے اپنے طرف آتا پایا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اپنے گھر، تم جیت گئی، تم خوش ہو، بس میں یہی چاہتا تھا۔ اپنی دوست کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ صنم کے بولنے پہ سائم مسکرایا اور کہا، چلو گی میرے ساتھ؟ سائم نے صنم کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ جب صنم نے اس کے پہلے ہاتھ کو دیکھا اور اس پہ اپنی اس کی ٹرافی کے ساتھ لی گئی پک جو ایک مخصوص کیمرے سے لی گئی تھی، ہاتھ کے ہاتھ انہیں مل گئی اور اس کی ہاتھ پہ رکھی اور ٹرافی بھی، ابھی انہیں گھر لے کر جاؤ، ہماری دوستی کی پہلی نشانی میں جب تھام کے چلوں گی تو تمہارا ہاتھ جب وقت آئے گا۔ صنم کے کہنے پہ سائم نے مسکرا کر ان دونوں چیزوں کو تھاما اور کہا، مجھے اس وقت کا انتظار رہے گا صنم جب تم میرا ہاتھ تھام کے میرے ساتھ چلو گی۔ صنم نے ایک نظر مسکرا کے سائم کو دیکھا اور کلب سے چلی گئی۔ سائم نے بھی اسی وقت گھر کی طرف چل پڑا۔
बजात की गाड़ी सिग्नल पर रुकी जब इसे एक मोबाइल शॉप पे शान से खड़ी दिखाई थी। बजात ने इसी सिग्नल पर उतर के ड्राइवर को गाड़ी के आगे पार करने को कहा। भाई मुझे गोल्डन कलर में ही चाहिए प्लीज़। सनम मोबाइल वाले से किसी बात पे बहस कर रही थी। बजात खामोशी से इसके पीछे जाके खड़ा हो गया। तो मैं आपको कह तो रहा हूँ कि आप आईफोन प्रो मैक्स ले ले, गोल्डन में इस पे आप कह रही हैं आप अफोर्ड नहीं कर सकती। मोबाइल वाले के कहने पे शानजे ने बहुत धीमी लहजे में कहा, अच्छा रहने दे, मोबाइल गोल्डन में वो सिल्वर ही दे दे, सैमसंग का। शानजे मोबाइल लेकर जैसी पलटी तो पीछे खड़े बजाज से टकराए। अगर बजाज के कोट को नहीं पकड़ती तो धड़ाम से नीचे गिरती। बजाज का हाथ शानजे की कमर पर था उसे थामने के लिए, और शानजे को बजाज का हाथ किसी गर्म सलाख जैसा लगा। अपनी कमर पर इसने गुस्से में बजाज का हाथ अपनी कमर से हटाया और जाने लगी। जब बजाज ने इसकी कलाई थाम के इसे अपने करीब किया और मोबाइल वाले को आईफोन गोल्डन वाला पैक करने को कहा, छोड़े मुझे, ये क्या बदतमीजी है ये। चुपचाप खड़ी रहो शानजे, अभी बदतमीजी करी ना, नहीं करना नहीं, मैंने कर नहीं, मैं नहीं करूँगा तो 2 दिन तक अपना चेहरा देखने में आईने में देख नहीं सकोगी। या तमाशा नहीं करो, चुपचाप खड़ी रहो वरना रुसवाई तुम्हारी होगी। क्योंकि अगर तुम चुपचाप खड़ी नहीं रही मेरे साथ जो बदतमीजी इसके बदले में तुम्हारे साथ करूँगा वो तुम्हें तो नागवार गुजरेगी, मगर यहाँ के लोग बहुत इंजॉय करेंगे। बिज़ात की धमकी से शान से डर गई, क्योंकि इसे लगा इस पागल आदमी से अच्छाई की उम्मीद नहीं करी जा सकती। बिज़ात ने मोबाइल वाले से मोबाइल लेकर शानसे को दिया और कहा, जो तुम्हें पसंद है वो तुम्हारा है। बिज़ात की बात का मतलब शानसे समझ नहीं पाई। इसने बिज़ात के डर से मोबाइल हाथ में ज़रूर लिया था, मगर इसने पक्का इरादा कर लिया था कि वो शॉप से निकलने के बाद इस मोबाइल के साथ क्या करेगी। शानसे के इतने आराम से मोबाइल लेने पर बिज़ात के लब तंजिया मुस्कुराते, समझ तो वो भी शानसे को गया था अच्छी तरह से। मोबाइल शॉप से निकलते बजाज की गाड़ी और गार्ड सामने खड़े थे। शानसे की नज़र सामने चलते हुए रोड पे थी, और बजाज को इस पे शानसे ने जैसे ही मोबाइल का डिब्बा चलते हुए रोड पे ये सोच के फेंकना चाहा कि कोई भी गाड़ी से रोक देगी, मगर शानसे खाली ऐसा सोचते अपना हाथ बुलंद ही किया था, जो बुलंद होते ही बजाज के हाथ में आ चुका था। बजाज ने इसका हाथ पकड़ के इसे अपनी तरफ से खींचा, आराम से खींचा और कहा, अगर ये मोबाइल मैंने तुम्हें यूज़ करते हुए नहीं देखा, तुम इस मोबाइल के साथ अभी करने का सोच रही थी वो मैं तुम्हारे होने वाले शौहर मुराद के साथ करूँगा। बजाज के मुँह से खाली अपनी सोच सुन के ही शानजे की गहरी नीली आंखें पूरी खुल गई। ये मैं समझना कि मैं खाली खुली धमकी दे रहा हूँ, 24 घंटे तुम पर नजरें हैं मेरी, और तुम ये बात अच्छे से समझ चुकी होगी कि मैं हूँ क्या चीज़। लिहाजा अपने नन्हे से दिमाग पे ज़्यादा ज़ोर मत दिया करो। बजाज ने इसकी कनपट्टी पर अपनी 2 उंगलियां मारते हुए कहा, जिसे शाहजहाँ ने पूरी तरह झटका और कहा, अपने ये गलासत वाले हाथ मुझसे दूर रखा करो बजाज। बजाज ने इसे भरपूर तरीके से देखा, अपने ब्लैक ग्लासेस लगाए और गाड़ी में बैठते बैठते कहा, सोच समझ के इस मोबाइल के साथ कुछ करना, बाद में मुझे इल्ज़ाम मत देना, क्योंकि वैसे भी काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन हुए को कोई एडवेंचर किए हुए। ये बोल के बजाज ग्लासेस नीचे करके शहजाद को आँख मारी, शानज़े को आँख मारी, जो शानज़े को तपाने के लिए काफ़ी थी। गाड़ी धुआं उड़ाते हुए वहाँ से चली गई। शानज़े ने अपने हाथ में मोबाइल को देखा और फिर दूर जाती बजाज की गाड़ी को। शानज़े ने चुपचाप मोबाइल अपने मोबाइल बैग में रखा और रिक्शा करके घर की तरफ रवाना हो गई। शानज़े के वहाँ से जाते इसके वहाँ मौजूद एक गार्ड ने बजाज को अपडेट किया, जिसे सुन के बजाज के लंब मुस्कुराहट से कहा, दैट्स माई गर्ल। कहाँ है वो बेवफा दोस्त जिसने चुपके चुपके मंगनी कर ली। अंजुम ने हॉल में आते ही ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया, कैसी हो बेटा। शाहजहाँ बेगम जो किसी काम से बाहर निकल रही थी, अंजुम के इस तरह आने पे और बोलने पर मुस्कुराते हुए इसका हाल पूछा। मैं तो ठीक हूँ आंटी, ये आपकी बेटी कहाँ छुपी बैठी है, छोड़ना नहीं है आज मैंने। शाहजहाँ बेगम नफ़ी में गर्दन हिलाती हुई बाहर को चली गई। अंजुम ने बाकायदा अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाते हुए कहा, अरे अंजुम आप कैसी हैं आप, आपको किसने बताया आप ही की मंगनी का। सनम ने अंजुम को आंख मारते हुए कहा, बस कर दो तुम दोनों ये मेलोड्रामा। इतरत की आवाज़ पे वो दोनों घूमे, और ऊपर आ जाओ ड्रामा क्वीन, मैं सब बताती हूँ। और जिसने आपको इन्फॉर्मेशन दी है मंगनी की, इसने ये नहीं बताया कि मंगनी होने से 10 मिनट पहले मुझे बताया गया है कि मेरी मंगनी है। इतरत ने सनम की तरफ घूरते हुए कहा, अरे अंजुम आप ऊपर जाए, आप ही के कमरे में। सनम ने इतरत को इग्नोर करते हुए कहा। सनम ने बाकायदा अंजुम का हाथ पकड़कर इसे सीढ़ियों की तरफ करा। आप जाए हमारे बलाज भाई की पिक्स देखिए, मैं गर्मा गर्म स्नैक लेकर आती हूँ। सनम के मुंह से अदा होने वाला नाम सुन के अंजुम जो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी एकदम तो लड़खड़ाई। अरे आराम से अंजुम आपी। सनम ने आगे बढ़ के इसका थामा। क्या नाम लिया सनम? किसका? अपने दूल्हे भाई का, बलाज भाई। सनम के कहने पे अंजुम ने गर्दन घुमा कर ऊपर खड़ी तरत को आग बड़ी करके देखा।
इतरत अंजुम के इस तरह से देखने पर अपने कमरे में चली गई। अंजुम भी सनम को चाय लाने का बोल के तकरीबन सीढ़ियों पर भागने वाले अंदाज में चढ़ने लगी। सनम कंधे उचका के किचन की तरफ चली गई। अंजुम ने इतरत के कमरे में पहुंच के लंबा सांस लिया। ये क्या कह रही है सनम? कहीं मेरी छठी हिस्सा ही इशारा तो नहीं दे रही है? ये बलाज कहीं वो बलाज तो नहीं? अंजुम ने इतरत के रूबरू आके पूछा। इतरत ने एक लंबी सांस लेकर मंगनी का तक का सारा ड्रामा बलाज के तंज भरे जुमले सब अंजुम को बता दिया। अंजुम सुन के खुश भी थी और शौक भी। यार आज पक्का यकीन हो गया, बेशक सच्ची मोहब्बत करने वालों का अल्लाह भी साथ देता है। जो सिलसिला ख़त्म हो चुका था, उम्मीद भी नहीं थी जिसकी वो हुआ है इतरत। बलाज की आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत है अंजुम, मगर तुम तो इससे आज भी मोहब्बत करती हो। जब तुम इसे हकीकत बताओगी वो नफरत मोहब्बत में इश्क में बदल जाएगी। इतरत जिस रिश्ते में सफाइयाँ देनी पड़े वहाँ मोहब्बत कैसी? जो इसने देखा इतरत, इसकी जगह तुम भी होती तो तुम्हारा भी ये रिएक्शन होता। अंजुम ने इतरत के कंधे पे हाथ रखकर कहा। नहीं अंजुम, मैं कभी यकीन नहीं करती, क्योंकि मोहब्बत की पहली शर्त भरोसा है, यकीन है। जब आप किसी की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देख लेते हो तो शक की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। मेरी इसने इस वक्त नहीं सुनी, मुझे इतनी बड़ी सज़ा सुनाती इस वक्त अंजुम, और मैं इसे कुछ भी सुनाना नहीं चाहती। मेरे किरदार पे उंगली उठा के बिना मेरी बात सुने वो मुझे छोड़ गया था अंजुम। मगर अभी वो लोग और बात करते। सनम चाय लेकर कमरे में आ चुकी थी और अंजुम ये बात जानती थी कि बलाज और इतरत की मोहब्बत से इसके घर वाले अनजान हैं। हीर और उसके ग्रुप वालों को इस वाक़ये के बाद से ग्रुप ने तंग नहीं किया। ये बात हीर और सिद्रा के लिए पुरसुकून था। हीर अपनी स्टडी पे ही फ़ोकस कर रही थी। इसने अभी लंदन शहर देखा भी नहीं था, जबकि वो पहली बार अपने शहर से तो क्या अपने मुल्क से बाहर निकली थी। आज वो लोग एक असाइनमेंट बनाने के चक्कर में काफ़ी थक गए थे। हीर के ग्रुप के बाकी स्टूडेंट हॉस्टल चले गए थे, मगर हीर और सिद्रा अभी भी लाइब्रेरी से निकली थी। यार सिद्रा, कैंटीन चलते हैं, बहुत भूख लग रही है। तू ही खा यहाँ का उबला हुआ बस जायका खाना, मैं तो हॉस्टल जा रही हूँ। यार चल तू चल ना कैंटीन तक। या अल्लाह को मान ले हीर। हीर तूने अच्छी खासी मेरी बैंड बजा दी है इस असाइनमेंट में। मैं जा रही हूँ हॉस्टल। अगर वेज बर्गर मिले तो मेरे लिए लेती हुई आ जाना, वरना मैं वही हॉस्टल का खाना खा लूँगी। अच्छा चल सही है, तू जा। सदरा हॉस्टल की तरफ बढ़ी तो हीर ने भी कैंटीन की तरफ चल रुख किया। अभी वो बर्गर लेकर मुड़ी थी कि सामने जी का ग्रुप खड़ा था, मगर जुआन इनमें शामिल नहीं था। हीर इनको इग्नोर करके फ़िलहाल जाने का इरादा रखती थी, क्योंकि एक तो कैंटीन तकरीबन खाली थी, ऊपर से वो अकेली थी, इसलिए इसने फ़िलहाल इन लोगों को इग्नोर किया और जाने लगी। तभी माशा ने इसका रास्ता रोका। उसके हाथ से जैसे ही बर्गर छीनने लगी, किसी ने माशा का हाथ पकड़ा। जी मैं आज इसे छोड़ूंगी नहीं, इसका थप्पड़ का बदला लेकर रहूँगी। छोड़ो मेरा हाथ। माशा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इनको तंग नहीं करना। ज़ुआन के कहने पे हीर ने निगाह उठा के इसे देखा। तुम इसके पीछे मुझे हर्ट कर रहे हो ज़ी। माशा, लीव हर। नो, ये बोल के माशा ने अपना हाथ छुड़ाया, दोबारा हीर पर हमला करना चाहा, जब ज़ुआन ने एक घूमता हुआ चमाट माशा के मुंह पर मारा। माशा समेत इसके ग्रुप के सारे लोग ज़ुआन को देखने लगे। माशा ने आंखों में हैरानी लेकर कहा, तुमने इसके पीछे मुझे मारा? आप जाएं प्लीज़। जुआन ने माशा को इग्नोर करके हीर से कहा, जो डरी सहमी खड़ी थी। जुआन के बोलने पर तेज़ी से कैंटीन से निकली और हॉस्टल में जाके ही सांस लिया। कमरे में पहुंचकर हीर लंबी लंबी सांस लेने लगी। सिद्रा जो वॉशरूम से निकली थी, हीर की ऐसी हालत देख के घबरा गई। क्या हुआ हीर, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? सिद्रा के पूछने पर हीर ने जैसे बताया वो सिद्रा के लिए नाकाबिले यकीन था। यकीन नहीं आ रहा मुझे हीर, आज जी ने माशा को थप्पड़ मारा, वो भी तुम्हारे लिए। यकीन तो मुझे भी नहीं आया था जब जुआन ने माशा को मारा था। उफ, अच्छा हुआ वक्त पे जुआन आ गया। सिद्रा के कहने पे हीर ने हाँ में गर्दन हिलाई। मगर बेटा ये नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ नहीं होता मम्मा, मैंने आपको बता दिया है। 2 हफ्ते बाद मुझे 20 पे रिपोर्ट करना है, फिर मुझे छुट्टी कब मिलेगी कुछ पता नहीं। बाद में आपसे शिकवा नहीं करना। बाद में आप मुझसे शिकवा नहीं करना। बिलाज अपनी बात कह के चला गया और इधर निदा बेगम परेशान हो गई। आती जल्दी शादी की तैयारी कैसे होंगी? निदा बेगम परेशान हाल में अपनी बहन के पास आई, जहाँ बाबर साहब भी बैठे थे। निदा बेगम के पास सुनकर सफ़िया बेगम और बाबा साहब दोनों ने बिलाज के हक़ में फ़ैसला दिया। तुम बात तो करो शाहजहाँ से, देखो वो क्या बोलती है। सफ़िया बेगम के बोलने पर आज शाम में निदा बेगम ने शाहजहाँ बेगम के घर जाने का फ़ैसला किया। आज इसका यूं नहीं जाने का कोई ख़ास मूड नहीं था, मगर फिर भी इसकी आँख जल्दी खुल गई। वो नीचे नाश्ते की टेबल पर आके बैठा और मैरी को नाश्ते के लिए आवाज़ लगाने लगा। अजहर साहब जो कॉल पे बात कर रहे थे, काफ़ी गुस्से में जुआन को घूर रहे थे।
जुआन का हुलिया तो पहले इनकी जान जलाता था, ऊपर से इसका लापरवाह अंदाज इनको ये एहसास दिलाता था कि उन्होंने बेटे की ख्वाहिश करके गलती कर दी। कॉल कट करके वो नाश्ते की टेबल पर आया और दाँत पीस कर कहा, मैरी तुमसे उम्र में काफ़ी बड़ी है, हज़ार बकाए इन्हें आंटी बुला करो। नो डैड, उम्र में बड़ी हो ये छोटी है तो मैडना और मेड को मैड की औकात में ही रखना चाहिए। ओह! मैं कैसे भूल गया कि मैं एक इंतहाई बदतमीज़, बदलिहाज़ इंसान को तमीज़ मैनर समझा रहा हूँ। अज़हर साहब ने गुस्से में टेबल पे हाथ मारते हुए कहा, तो डैड अब इस उम्र में आपको समझाते हुए अच्छा लगूंगा कि किसके मुंह लगना चाहिए किसके नहीं। ज़ुआन की बात सुनकर अज़हर ने गुस्से में अपना कोट उठाया और ऑफिस के लिए जाने लगे। निम्रा बेगम जो खामोशी से इन दोनों बाप बेटों की बहस देख के बस सब्र कर रही थी। अज़हर साहब की इस तरह ना बिना नाश्ते किए जाने पे इनके पीछे दौड़ी। दरवाजे पे निम्रा बेगम ने अज़हर साहब को बहुत मुश्किल से रोका। अज़हर साहब नाश्ता तो करके जाए, आपकी शुगर हाई हो जाएगी। शुगर हाई हो गई मेरी निम्रा, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अगर बेटे ऐसे होते तो अच्छा होता, मैं तीसरी भी बेटी मांग लेता अपने अल्लाह से। निम्रा, अज़हर साहब और ज़ुआन का जब भी आपस में टकराव होता, वो जब भी ज़ुआन को समझाते तो ऐसा ही कुछ ड्रामा होता। ना अज़हर साहब अपने बेटे का लिहाज करते, ना ज़ुआन अपने बाप का। मगर आज अज़हर साहब ने वो बात कह दी जिसे सुनने से निम्रा बेगम हमेशा डरती थी। काश वो अपनी माँ और खाला की बातों में आके अपनी कज़न को धोखा न देती तो आज शायद कहानी का रुख कुछ और होता। आज नासरा भी ज़िंदा होती। निम्रा बेगम अंदर आई तो जवान नाश्ता करने में मगन था। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि इसका बाप गुस्से में घर से चला गया। शायद इसकी तरबियत में कोई कमी रह गई थी। एक अकेले वो ज़िम्मेदार नहीं, जवान की ऐसी शख्सियत का भी हक था इसकी तरबियत करने का। निम्रा बेगम अफसरदगी से अपने कमरे में चली गई। इधर जवान जिसका इरादा यूं नहीं जाने का नहीं था, वो भी यूं नहीं चला गया। मगर निदा, तुम समझो बात को, 2 हफ्ते बहुत कम है। मेरी पहली बेटी की शादी है, कैसे होगा ये सब? शाहजहाँ बेगम हो जाएगा, शाहजहाँ से हो जाएगा, हम सब है ना तुम्हारे साथ। सूफिया बेगम के बोलने पर इसने बीजान की तरफ देखा तो उन्होंने हाँ में गर्दन हिलाई। इतरत के तो हाथ पाँव फूलने लगे थे। इसने अपने कमरे में जाना मुनासिब समझा। सनम सबको देख रही थी। बाजिल हुंजा आज नहीं आए थे, वरना हुंजा इसकी काफ़ी हेल्प करती थी। शाहजहाँ बेगम ने निदा को हाँ में जवाब दिया तो 2 दिन बाद आने वाले जुम्मे को निदा ने बिलाज और इज़्ज़त का निकाह फिक्स कर दिया। शाहजहाँ बेगम भी खुश थी कि इनकी बेटी इनकी दोस्त के घर जा रही है, मगर हॉल इन्हें अभी भी उठ रहे थे कि 2 दिन में निकाह की तैयारी कैसे होगी। बाबर साहब और फ़हीम साहब ने खड़े होकर शाहजहाँ बेगम के सर पे हाथ रखकर इन्हें तसल्ली दी। शाहजहाँ बेगम की आंखें भीगने लगी। इस वक्त इन्हें इस बंदे की शिद्दत से याद आई जिसे देखे इन्हें 21 साल हो गए। इतरत ने कमरे में आके बिलाज को ना चाहते हुए कॉल मिलाई और बिलाज भी शायद इसी की कॉल का वेट कर रहा था। जो बम इसने फेंका था, कोई तो रिएक्शन सामने आना था। तंजिया मुस्कुराते हुए बिलाज ने इतरत की कॉल उठाई और कहा, क्यों फ़ोन किया मुझे? और अब कर ही दिया तो जल्दी बकवास करो। मुझे भी कोई शौक़ नहीं आपको कॉल करने का, कोई शाहरुख खान नहीं है आप जो मैं बात करने के लिए मरी जा रही हूँ और बकवास आपने की है। शादी का जल्दी बोल के मना करें निदा आंटी को, मैं नहीं करूँगी इतनी जल्दी निकाह। क्यों किसी का वेट कर रही हो कि कोई आएगा और मुझसे छीन के ले जाएगा तुम्हें? बिलाज को खुद नहीं पता चला कि वो क्या बोल गया। आग तो इतरत के लगा चुका था, मगर अब बारी इतरत की। छीन तो कोई तो बहुत पहले चुका था मुझे। खैर आपको अंदाज़ा नहीं हो, आप छीनी हुई चीज़ आपको दोबारा छीनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ? ये कह के बिलाज को सही से आग लगा के इतरत मोबाइल बंद कर चुकी थी और हर बार की तरह बिलाज खाली अपना गुस्सा दीवार पर उतार पाया। जी का आज मूड तो ख़राब हो ही चुका था, जिसकी वजह से वो यूनी के पार्किंग एरिया में बैठा मुसलसल स्मोकिंग कर रहा था। माशा को वो मना चुका था, मगर फिर भी इसको आज अजीब ही सी बेचैनी हो रही थी और वही बेचैनी दूर करने के लिए वो सिगरेट पे सिगरेट पी रहा था। सामने गेट पे इसकी निगाह थी। इसका इंतज़ार शायद ख़त्म हुआ था। वो सिदरा के साथ यूनी में एंटर हुई थी। जी इसे मुसलसल देख रहा था और माशा का बस नहीं चल रहा था कि हीर को कहीं गायब करवा दे। हीर जो सिदरा से बातों में मगन तेज तेज कदम उठाती हुई अपना असाइनमेंट जमा जमा करवाने जा रही थी, अचानक किसी से टकराई। रॉबर्ट और उसके दोस्त जानबूझ के हीर से टकराए थे और ये भी जुआन देख चुका था। अंधे हो क्या, देख के नहीं चलते? हीर ने इंग्लिश में इन लोगों को डांटा। नो बीबी, ये कह के रॉबर्ट ने जैसे ही हीर का गाल छूना चाहा, सी फौरन दरमियान में आ गया। रॉबर्ट इज स्टे अवे राइट नाउ, ये डोंट इंटरफेयर दिस मैटर हो, गो अवे राइट नाउ। रॉबर्ट ने दोबारा तकरीबन जवान को धक्का देते हुए कहा, रॉबर्ट इससे दूर रहो, तुम इस मसले में नहीं घुसोगी, जाओ यहाँ से अभी।
आप जाओ, जी ने पलट के हीर को देखकर कहा। हीर ने मौका गनीमत जाने और जैसे जाने लगी, रॉबर्ट ने दोबारा इसका रास्ता रोका। जी ने इसी वक्त एक जोरदार मुक्का रॉबर्ट के मुंह पे चढ़ दिया। देखते देखते इन दोनों की हाथापाई हो गई। हीर और सिदरा तो काफ़ी घबरा गई थी। प्रिंसिपल के आने पर मामला थमा, दोनों को लास्ट वार्निंग दे के छोड़ दिया गया था। ही का नाम अनाउंस होते ही असाइनमेंट करवाने पहुंच गई, मगर इसका असाइनमेंट तो मौजूद ही नहीं था। सिदरा, मेरा असाइनमेंट नहीं है। क्या क्या बोल रही है बहन, तुझे पता है नंबर कट जाएंगे, हमारे सस्पेंड कर दिया जाएगा, हमें 2 दिन के लिए। कहीं तू हॉस्टल में तो बोल के नहीं आ गई? नहीं नहीं, मैं लाई थी, जब इस लफंगे ने मेरा रास्ता रोका था तब तक मेरे हाथ में था। हीर तकरीबन रोने लगी जब पीछे से जीने से पुकारा। हीर अपने नाम की पुकार पर वो पलटी तो जवान खड़ा था। इसके हाथ में कुछ था जो इसने हीर को देखते हुए कहा, ये शायद आपका नाम लिखा है। वहीं गिर गया था। हीर ने देखा तो उसका असाइनमेंट था। हीर ने खुशी खुशी वो लिया और आगे बढ़ गई, मगर कुछ याद आने पे जैसी पलटी तब तक जी जा चुका था। सिदरा और हीर दोनों एक दूसरे को देखा और आगे बढ़ गई। 2 दिन है निकाह में, मेरे तो बहुत हाथ पाँव फूल रहे हैं। कैसे होगा सब, अभी दावतनामा भी देने हैं। अम्मा, शाहजहाँ बेगम कैटरिंग वाले को ऑर्डर देकर बैठी थी। कुछ सोचते हुए उन्होंने दाई जान से कहा, अम्मा, खाला जान के यहाँ दावत दे आए आप। दाई जान जो आंखें बंद करके बैठी थी, हैरानगी से अपनी आंखें खोल के शाहजहाँ बेगम को देखने लगी और ताज्जुब से दोबारा पूछा, क्या बोला तुमने अभी शाहजहाँ? वही खाला जो आपने सुना। लड़ाई नाराज़गी मेरी है, इतरत तो सनम की नहीं। जब इतरत का ख़ानदान इसके बड़े मौजूद है तो फिर वो क्यों लावारिसों की तरह इस घर से रुखसत हो? शाहजहाँ बेगम ये बोल के आबिदा हो गई। फिर तुम तो फिर तो तुम्हें सबसे पहले इतरत के बाप को कॉल करनी चाहिए। दाईजान ने इसका चेहरा भांपते हुए कहा, नंबर नहीं है मेरे पास इनका। शाहजहाँ बेगम ने जिस टॉपिक से बचना चाह रही थी, आज वही टॉपिक इनकी ज़िंदगी में दोबारा आ गया था। आप कर दें कॉल इन्हें। मैं क्यों करूं भाई, मुझे तो माफ़ करो, फिर तुम मुझसे खफा हो जाओगी क्या आपने कॉल करी? क्यों करी? खाला जान प्लीज़। शाहजहाँ, 22 साल का अरसा बहुत होता है किसी को सज़ा देने के लिए। तुम्हारा दिल तो नहीं। बुलावा कोई मसला नहीं है। बेटियों को जब 22 साल से नहीं देखा तो अब अगर अपने हाथों से रुखसत नहीं करेगा तो कोई मसला नहीं है। शाहजहाँ बेगम गर्दन झुकाए खामोशी से दाईजान की बातें सुन रही थी और ये मौका ठीक लगा दाईजान को गर्म लोहे पे चोट मारने का। दाईजान ने अपने मोबाइल से अजहर साहब को कॉल मिला के शाहजहाँ बेगम को दे दी। ये लो, नंबर मिला दिया मैंने, अब चाहो तो बात कर लो बेटी की खातिर। भले वो खामोश है मगर इसका दिल भी चाहता होगा कि वो क्यों बिन बाप के रुखसत हो, जिसका जबकि इसका बाप जिंदा है। मैं ज़रा जोड़ा देख लूँ जो निदा ने भिजवाया है। कॉल पे रिंगिंग होके बंद हो चुकी थी। शाहजहाँ बेगम इससे पहले दोबारा मिलाती कॉल आने लगी। शाहजहाँ बेगम का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। 22 सालों बाद आज वह अजहर साहब की आवाज़ सुनने जा रही थी। कॉल यस करते ही मोबाइल शाहजहाँ बेगम ने कान से लगाया। आगे से अजहर साहब बोले, सॉरी अम्मा, वो मीटिंग में मसरूफ़ था, इस वजह से कॉल अटेंड नहीं कर पाई। अजहर साहब की आवाज़ इतने सालों बाद सुन के शाहजहाँ बेगम अपनी आंखें बंद कर गई। टप टप इनकी आंखों से आंसू जारी थे। हेलो अम्मा, आवाज़ आ रही है आपको? बोल क्यों नहीं रही हैं आप कुछ? अस्सलाम वालेकुम। अजहर साहब इससे पहले आगे कुछ बोलते, शाहजहाँ बेगम की आवाज़ सुनकर इनके हाथों में मौजूद तमाम फाइल्स नीचे गिर गई जिन पे वो साइन कर रहे थे। शाही, ये तुम हो पे? हेलो शाही। अजहर साहब की भी आंखें भीगने लगी। इन्हें लगा आज शाहजहाँ ने कॉल करके शायद इनकी सज़ा ख़त्म कर दी है, मगर ये इनकी भूल थी। जी मैं शाहजहाँ बोल रही हूँ। हाँ हाँ, मैं पहचान गया। शाही, तुम्हारी आवाज़ में लाखों में पहचान सकता हूँ। अजहर साहब की आंखों से आंसू जारी थे। कैसी हो तुम? इतरत का निकाह है 2 दिन बाद और 2 हफ्ते बाद शादी। मैं नहीं चाहती वो बिना बाप के रुखसत हो। अजहर साहब का सवाल वो बोल कर गई थी और ये बात अजहर साहब महसूस कर चुके थे। मैं आऊँगा इंशाल्लाह शाहजहाँ, कल ही मैं पाकिस्तान की फ़्लाइट बुक करवाता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। शाहजहाँ बेगम ने फ़ौरन कॉल रख दी। कॉल रखते ही वो फूट फूट कर रो दी। ताए जान जब कमरे में आए तो शाहजहाँ बेगम रो रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर इन्हें गले लगा लिया। सनम जो साइम से बात कर रही थी, शाहजहाँ बेगम की आवाज़ पे वो साइम की कॉल कट करते हुए तकरीबन दौड़ती हुई नीचे आई। जी मम्मा, फ्री हो तुम? जी मम्मा, तो चलो मेरे साथ, 5 मिनट में तैयार होकर आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ गाड़ी में, इनविटेशन देने जाना है। ओके मम्मा, मैं आती हूँ, आप जाएँ। सनम तकरीबन भागते हुए ऊपर आई थी कि क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि शाहजहाँ बेगम ने इसे अपने साथ कहीं जाने को बोला था। साइम को इसने फ़ौरन वेट का मैसेज किया और तकरीबन भागते हुए गाड़ी तक पहुँची।
शाहजहाँ बेगम ने ड्राइवर को एक एड्रेस समझा के वहाँ चलने को बोला। सनम एड्रेस सुन के वहाँ के मकीन का नाम सुन के एकदम चौंकी और शाहजहाँ बेगम से पूछा, मम्मा ये बहजाद मेंशन वहाँ कौन है? बहजाद चौधरी का नाम तो सुना होगा तुमने, मेरे मामू का बेटा है वो। शाहजहाँ बेगम ने इतने रिलैक्स अंदाज में ये बात कही थी, जबकि बहजाद चौधरी का नाम सुन के सनम के सामने सबसे पहले शाहज़े का चेहरा या आया था।